आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहले बात राष्ट्रपति के रेस की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक फोन और जेडीयू की फिजा बदल गई। जेडीयू अब एनडीए के उम्मीदवार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का समर्थन ही नहीं बल्कि प्रस्तावक भी बन रहा है। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, फिर जेडीयू के प्रस्तावक बनने के मायने को भी समझाएंगे। ढोल नगाड़े वाली इस खुशी की वजह है ये चेहरा जो भारत के इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति की रेस में है। अगर द्रौपदी मुर्मू ये चुनाव जीत जाती हैं, तो भारत के इतिहास में पहली बार होगा कि कोई आदिवासी महिला राष्ट्रपति होगी। राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के ऐलान के तीसरे दिन द्रौपदी मुर्मू दिल्ली पहुंची। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, अर्जुन राम मेघवाल, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और मनोज तिवारी ने द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया। द्रौपदी मुर्मू ने भी सबका अभिवादन स्वीकार किया। एयरपोर्ट के बाहर निकलकर द्रौपदी मुर्मू ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन गाड़ी के अंदर से ही सबका अभिवादन किया। एयरपोर्ट से निकलने के बाद सबसे पहले द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को पीएम मोदी ने गुलदस्ता भेंट किया। तस्वीर शेयर करते हुए पीएम मोदी ने ट्वीट पर लिखा है कि द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात की। राष्ट्रपति पद के लिए उनकी उम्मीदवारी को समाज के सभी वर्गों द्वारा पूरे भारत में सराहा गया है। जमीनी समस्याओं को लेकर उनकी समझ और भारत के विकास का उनका विजन बेजोड़ है। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। गृह मंत्री ने द्रौपदी मुर्मू को शॉल और गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। अमित शाह से मुलाकात के बाद द्रौपदी मुर्मू ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। जाहिर है द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने का एनडीए के सभी घटक दलों ने स्वागत किया है। जेडीयू द्रौपदी मुर्मू का समर्थन ही नहीं बल्कि प्रस्तावक भी बन रहा है। जेडीयू की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, दिलेश्वर कामत, चंदेश्वर चंद्रवंशी, सुनील कुमार पिंटू और आलोक कुमार सुमन प्रस्तावक बनेंगे। राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी के नॉमिनेशन पत्र पर समर्थक के रूप में माननीय ललन बाबू, मेरा नाम, माननीय दिलेश्वर कामत जी, माननीय आलोक सुमन जी, माननीय चंद्रवंशी जी का नाम माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि प्रस्तावक हम लोग जेडीयू की तरफ से बनेंगे। दरअसल समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से फोन पर बात की थी। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद दी थी और ट्वीट कर लिखा था कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाना खुशी की बात है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी एक आदिवासी महिला है। एक आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च पद के लिए उम्मीदवार बनाया जाना अत्यंत प्रसन्नता की बात है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा सरकार में मंत्री और इसके बाद झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। कल प्रधानमंत्री जी ने बात कर इसकी जानकारी दी थी कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी को इसके लिए हृदय से धन्यवाद। राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू 24 जून को अपना नामांकन दाखिल करेंगी। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन के दौरान मोदी सरकार के कई मंत्री, बीजेपी के दिग्गज नेता और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली से न्यूज 18 के लिए शंकर आनंद के साथ अमितेश कुमार की रिपोर्ट। चलिए अब समझने की बारी है। अग्निपथ योजना को लेकर बीजेपी और जेडीयू की राय बिल्कुल अलग है। राष्ट्रपति चुनाव में जेडीयू के स्टैंड पर पूरी सियासत यहां पर थी और लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक फोन आया और जेडीयू की फिजा बदल गई। जेडीयू अब एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन ही नहीं बल्कि प्रस्तावक भी बन रहा है। पहले जेडीयू के 5 सांसदों के प्रस्तावक बनने की खबर आई थी, लेकिन अब तक 7 सांसदों ने बतौर प्रस्तावक हस्ताक्षर कर दिया है। द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावक के तौर पर जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू, दिलेश्वर कामत, चंदेश्वर चंद्रवंशी, आलोक कुमार सुमन, संतोष कुशवाहा, दुलाल चंद्र गोस्वामी और आलोक कुमार सुमन ने हस्ताक्षर किया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और यह हस्ताक्षर केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रहलाद जोशी के आवास पर किया गया है। शुक्रवार सुबह तक ललन सिंह भी प्रस्तावक के तौर पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। अगर ललन सिंह हस्ताक्षर कर देते हैं तो जेडीयू के कुल सांसद द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावक बन जाएंगे। शुक्रवार को ही द्रौपदी मुर्मू नामांकन करने वाली हैं। चलिए जेडीयू के प्रस्ताव बनने के क्या मायने हैं,
बिहार में एनडीए की सरकार है। द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी के ऐलान से पहले पीएम ने नीतीश कुमार को इसकी जानकारी दी थी। जेडीयू पूरी तरह से द्रौपदी मुर्मू के साथ हैं। अब जेडीयू के 8 सांसद प्रस्तावक बन सकते हैं। 8 में से 7 सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिया है। राष्ट्रपति चुनाव में प्रस्तावक बनना एक प्रक्रिया है। प्रस्तावक के तौर पर 50 सांसद की जरूरत होती है। 50 प्रस्तावक का मकसद है राष्ट्रपति चुनाव से गैर गंभीर उम्मीदवारों को बाहर करना। देश में 18 जुलाई को 16वां राष्ट्रपति चुनाव होगा, जबकि पहला चुनाव 1952 में हुआ था। और प्रथम 5 चुनावों के अनुभव से यह जाहिर होता है कि जीतने की दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं होने के बावजूद राष्ट्रपति पद के लिए कुछ लोगों ने खुद को उम्मीदवार के तौर पर पेश किया। 1977 में कुल 37 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए थे। नामांकन पत्रों की जांच के दौरान 36 उम्मीदवारों ने नामांकन खारिज के हो गए थे। सिर्फ एक नामांकन पत्र वैध पाया गया, जो नीलम संजीव रेड्डी का था। किसी संभावित उम्मीदवार के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि उसके नामांकन पत्र के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक और कम से कम 50 अनुमोदक हों। आगे बढ़ते हैं। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इससे पहले द्रौपदी मुर्मू पीएम मोदी, अमित शाह, वेंकैया नायडू और राजनाथ सिंह से भी मुलाकात करने पहुंची। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा के आवास पर पहुंची, जहां पर उनसे मुलाकात की और जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया। शुक्रवार को नॉमिनेशन है, हालांकि इससे पहले मिलने का दौर शुरू हुआ है और बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं सबसे मुलाकात की गई है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जेपी नड्डा से मुलाकात की, जब द्रौपदी मुर्मू उनके आवास पर पहुंची थी, जहां पर गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया है। इस वक्त में देख सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू अब जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अब यहाँ से निकलते हुए द्रौपदी मुर्मू अब यहाँ से निकलकर जाते हुए, और जिस तरह से आज उनका जो समय रहा, आज इनका कार्यक्रम जो है काफ़ी व्यस्त रहा। साथ में अर्जुन मुंडा भी साथ में इनके यहाँ से निकलते हुए, और जिस तरह से आज वो दिल्ली एयरपोर्ट पे आई, वो एयरपोर्ट पे आने के बाद सीधे वो पहुंची प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए। उसके बाद गृह मंत्री से मुलाकात की अमित शाह जी से। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट के बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। और ये दिन भर आज उनका मुलाकात का समय चलता रहा। उसके बाद शाम में तकरीबन 7 बजे द्रौपदी मुर्मू पहुंची जेपी नड्डा के आवास पर, और यहाँ मुलाकात करने के बाद अब यहाँ से निकल रही हैं। लेकिन कल नामांकन उनको भरना है, नामांकन की प्रक्रिया होगी और नामांकन के बाद ही वो मीडिया से भी मुखातिब हो सकती हैं। लेकिन जिस तरह से राष्ट्रपति पद का, जो एक देश में सबसे बड़ा पद माना जाता है, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी के लिए जिस तरह से कल नामांकन होगा, और एक कयास भी लगाया जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस नामांकन प्रक्रिया में साथ में होंगे। हालांकि कौन कौन से साथ में होंगे, तो उसमें 2-3 नाम में से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इसके साथ ही केंद्रीय ट्राइबल मिनिस्टर अर्जुन मुंडा भी साथ में होंगे, और कुछ लोग जो हैं उनके साथ में होंगे। तो ये नामांकन की जो प्रक्रिया कल होगी, और देखने वाली बात होगी कि कितना इस मामले में कौन कौन से और भी लोग उनके साथ में होंगे। जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू की अगर बात करें, तो राष्ट्रपति पद के लिए लगभग तमाम जो इनके नाम की घोषणा मात्र बाकी है, तमाम औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है, और बीजेपी के पास जो तमाम जो नंबर होने चाहिए थे, वो लगभग नंबर पूरे हो चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन पटवाल के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और बाद सेशन लेट पर सियासी घमासान की। अग्निपथ योजना को लेकर जेडीयू की तरफ से सवाल किए जाने से नाराज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बिहार के कॉलेजों के सेशन लेट होने का ठीकरा जेडीयू पर फोड़ दिया, जिस पर जेडीयू विफर चुका है। सेशन को लेकर सियासत से जुड़ी यह रिपोर्ट देखिए। तीन दिन से जो प्रशासन की भी भूमिका रही है, वो अभी बिल्कुल अच्छी नहीं रही है। पहले तो उनको इस बात पर पुनर्विचार करना चाहिए कि ग्रेजुएशन के लड़के 3 साल में ग्रेजुएट बने। सरकार अकेले जेडीयू की नहीं है, सरकार में हिस्सेदार भारतीय जनता पार्टी भी है। अग्निपथ की लड़ाई पढ़ाई तकाई। अग्निपथ योजना के विरोध में बीजेपी के जिन नेताओं के घरों पर हमला हुआ था, उसमें एक घर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का भी था। तब छात्रों के उत्पात को लेकर संजय जायसवाल ने पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठाया था। संजय जायसवाल के बयान पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष
ललन सिंह ने तब कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। साथ में केंद्र सरकार को अग्निपथ योजना पर पुनर्विचार करने की सलाह भी दी थी। जेडीयू के रुख से नाराज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने अग्निपथ योजना को लेकर जेडीयू की मांग को बेतुका बताया है और बिहार में ग्रेजुएशन के सेशन को रेगुलर करने की मांग की है। हमको तो हंसी आती है जनता दल यूनाइटेड पर, उन्होंने भी कहा दिया कि अग्निवीर योजना का पुनर्विचार करना चाहिए, जबकि उनके यहाँ आज भी शिक्षा जो है वह जनता दल यूनाइटेड के पास है। पहले तो उनको इस बात पर पुनर्विचार करना चाहिए कि ग्रेजुएशन के लड़के 3 साल में ग्रेजुएट बने। संजय जायसवाल के बयान पर जेडीयू की तरफ से जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी पलटवार किया है और कहा है कि गठबंधन की सरकार में बीजेपी भी शामिल है। सफलता और असफलता दोनों में बीजेपी हिस्सेदार है। उपेंद्र कुशवाहा ने संजय जायसवाल को सोच समझकर बोलने की नसीहत दी। लाभ है दोनों दल के लोग लें और कहीं नुकसान की स्थिति हो तो उससे बीजेपी अपने को बचाना चाहे, ये कैसे संभव है? क्रेडिट या डिसक्रेडिट दोनों के लिए है, क्योंकि दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं। सरकार में शिक्षा विभाग जेडीयू के विजय चौधरी के पास है, इसीलिए जेडीयू का नाम लेते हुए संजय जायसवाल ने विश्वविद्यालयों के सेशन लेट होने पर सवाल उठाया है। हालांकि असली वजह अग्निपथ पर विचारों के टकराव का है। उम्मीद थी कि राष्ट्रपति पद पर जेडीयू की तरफ से द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने के बाद दोनों दलों में सब कुछ ठीक हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए इस खबर को समझाते हैं। पटना विश्वविद्यालय में सत्र 3 से 6 महीने ही लेट है। पीजी का जो सत्र है 2018-20 की परीक्षा भी पूरी नहीं हो पाई। स्नातक के सत्र भी देर से चल रहे हैं। सत्र 2021 से 24 के दाखिले की प्रक्रिया जो है वो मार्च 2022 तक चली। मगध विश्वविद्यालय की अगर आप बात करेंगे, ये पटना विश्वविद्यालय का हम बता रहे थे, लेकिन अब मगध विश्वविद्यालय की अगर आप बात करें तो स्नातकोत्तर के सत्र 2021-23 में नामांकन भी शुरू नहीं हो सका। पीजी के सत्र 18-20 की परीक्षा भी क्लियर नहीं हो पाई। स्नातक कोर्स के सत्र भी देर से ही चल रहे हैं। तो ये मगध विश्वविद्यालय का सेशन हम आपको समझा रहे थे। इसके बाद बात आती है वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी की। तो सत्र 18-21 पीजी पार्ट 3 की परीक्षा नहीं हो पाई और सत्र 2019-22 के पार्ट 2 और 2020-23 के पार्ट 1 की परीक्षा अभी लंबित है। तो ये मगध विश्वविद्यालय की ही तरह उसी की तर्ज पर आगे वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का भी जो सेशन है वो लेट है। फिलहाल आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी का सेशन हम आपको बता रहे हैं। सत्र 2018-21 पीजी पार्ट 3 की परीक्षा लंबित, सत्र 19-22 के पार्ट 2 की परीक्षा लंबित, ये 2020-2023 के पार्ट 1 की परीक्षा लंबित। तो सभी कुछ लंबित यहां वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के सेशन को लेकर सामने आ रहा है। चलिए समझिए कि सेशन लेट होने का छात्रों को नुकसान क्या होगा। सेशन लेट होगा तो पासिंग ईयर पर फर्क पड़ेगा। छात्रों के सामने अवसर सीमित हो जाएंगे। प्रतियोगी परीक्षा देने से छात्र वंचित रह जाएंगे। प्रतियोगी परीक्षा में आयु सीमा के कारण छात्र पहले ही बाहर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 24 जून यानी शुक्रवार से बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। 5 दिनों का यह सत्र 30 जून तक चलेगा। मानसून सत्र को लेकर सुरक्षा व्यवस्था व्यापक तैयारियां की गई हैं। छोटे मानसून सत्र में कई ज्वलंत मुद्दों पर सदन के बाहर से लेकर भीतर तक गर्माहट के आसार हैं, जिनमें अग्निपथ योजना से लेकर राज्य के विश्वविद्यालयों में सेशन लेट पर सियासी घमासान देखने को मिल सकता है। और ऐसे में सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों ने तैयारी की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सत्र को लेकर अपने आवास पर जेडीयू विधायकों के साथ करीब 1.5 घंटे तक बैठक की, जिसमें विपक्ष के हर हमले का मजबूती से जवाब देने का निर्देश दिया और सभी से सदन की कार्यवाही में समय में से उपस्थित होने की अपील की गई। जनता दल यू के विधानमंडल की बैठक हुई और बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया। माननीय विधायक ने अपनी राय रखी और पार्टी ने इस बात के लिए जो राज्यसभा और विधान परिषद के जो चुनाव संपन्न हुए और इसके पहले जो द्विवार्षिक चुनाव में जो हमारे उम्मीदवार जीते उनको बधाई दी गई। साथ ही साथ पार्टी के माननीय विधानमंडल के सदस्यों को निर्देशित किया गया। खबर समझिए कि इस बार का मानसून सत्र कैसे खास हो जाएगा। मानसून सत्र कुल 7 दिन का होगा। मानसून सत्र में 5 बैठकें होंगी और इस बार सदन का जो चेहरा है, नजारा है, थोड़ा बदला होगा।
महागठबंधन में दरार पड़ चुकी है। कांग्रेस इस बार आरजेडी के साथ नहीं है। कांग्रेस के रुख में बदलाव दिखेगा आपको। कांग्रेस नीतीश के प्रति नरम रुख दिखा सकती है। आरजेडी भी नरम दिख सकती है क्योंकि पहले के मुकाबले वो कमजोर होगी। बीजेपी इस बार सबसे बड़े दल के रूप में सदन में होगी। सहनी की पार्टी के विधायकों के साथ आने पर बीजेपी की संख्या 77 हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मांडर विधानसभा उपचुनाव की, जिसके लिए बम्पर वोटिंग हुई। तकरीबन 60% वोटिंग हुई। कैसा रहा मांडर के मैदान में जनता का उत्साह, देखिए। मांडर के दंगल में इस बार बम्पर वोटिंग हुई है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 60% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया। मांडर के करीब 3,54,000 मतदाताओं ने उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। वैसे तो प्रदेश की इस एकमात्र सीट के लिए हुए चुनाव में कुल 14 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर और कांग्रेस की शिल्पी नेहा तिर्की के बीच है। निर्दलीय देव कुमार धान ने भी ताल ठोककर मामले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है। चुनाव में किसे जीत मिलेगी, इसका फैसला 26 जून को मतों की गिनती के बाद ही हो पाएगा। सभी गतिविधियां अच्छा से नियमानुकूल गई थी। सभी वोटर है उसका धन्यवाद का पात्र है। सभी पोलिंग ऑफिसर भी है, वो भी अच्छा से चुनाव का संपन्न किया। तो मांडर उपचुनाव में कुल 14 उम्मीदवार हैं। इसमें कांग्रेस से शिल्पी नेहा तिर्की प्रत्याशी हैं, जबकि बीजेपी से गंगोत्री कुजूर चुनाव मैदान में हैं। पूर्व विधायक बंधु तिर्की की बेटी हैं शिल्पी नेहा तिर्की। शिल्पी नेहा तिर्की का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। पिता बंधु तिर्की की सदस्यता खत्म होने के बाद वो चुनाव मैदान में उतरी हैं, जबकि झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की सदस्य गंगोत्री कुजूर ने 2014 में मांडर सीट से बंधु तिर्की को हराया था। 2006 में वे सूचना आयुक्त के पद पर भी रह चुकी हैं। सियासी नजरिए से मांडर सीट काफी अहम है। 2019 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन के तहत ये सीट कांग्रेस के हिस्से में गई थी, लेकिन तब जेवीएम से बंधु तिर्की 92,491 वोट लाकर ये सीट जीत ले गए थे और बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। लेकिन आय से अधिक संपत्ति मामले में 3 साल जेल की सजा सुनाए जाने के बाद विधायक बंधु तिर्की की विधायकी खत्म हो गई। ऐसे में सीट पर कब्जा जमाए रखने के लिए तिर्की ने कांग्रेस से अपनी बेटी शिल्पी नेहा तिर्की पर दांव खेला है, जबकि बीजेपी ने अपनी पुरानी नेता गंगोत्री कुजूर को चुनाव मैदान में उतारकर मांडर के रण को महिलाओं का दंगल बना दिया। वैसे मांडर की जंग कौन जीतता है, इसका फैसला तो 26 जून को मतों की गिनती के बाद ही होगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन के साथ अविनाश कुमार की रिपोर्ट। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।